देखिए, अपन पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस को, उसको समझने के लिए संक्षेप में एक छोटा सा चार्ट, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहेंगे इसको, वो मैंने बोर्ड पे डिस्प्ले किया है आपकी सहूलियत के लिए। जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसी तरह से इसको समझने का प्रयास करना, क्योंकि इसमें कई सारे कंटेंट्स जो है एक साथ लिखे हुए हैं। अब मैं जैसा कह रहा हूं ऐसे देखें आप इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को। ग्राफ में जब आप देखते हैं तो इसमें दो एक्सिस होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। इसके अंदर अपन ने और भी कई चीजें इनकॉर्पोरेट करने की, यानी कि शामिल करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि समुद्री स्तर, सी लेवल से जो हाइट बढ़ना शुरू होती है, तो उसको अपन ने इस वाई अक्ष पे लिखा है। ये ऊंचाई है किलोमीटर के अंदर, 0, 10, 20, 30 ऐसे करके मैंने बोर्ड पे जितना आया 120, ये और भी ऊपर में जा सकता है। एक पॉइंट हो गया, ये हाइट है पृथ्वी की सतह या सी लेवल, ये है, और ये है हाइट। इधर अपन ने एक्स एक्सिस पे मेंशन किया है टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में मेंशन किया है। स्टार्टिंग किया है -80, -40, 0, +40, +80 एंड 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारा डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब ये जो स्तर हैं, उनके जो सीक्वेंस है, पृथ्वी से सतह से लगभग 20 किलोमीटर की हाइट तक ट्रोपोस्फेयर है, 20 से लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक स्ट्रेटोस्फेयर है। इसी तरह से 50 से 80 किलोमीटर की हाइट तक मीजोस्फेयर है, और 80 अबव ये थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर, और ये बिल्कुल एकदम ऊपर वाला लेयर है। इसको अपन सब फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, और भी इसका वर्गीकरण दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमनली चार आपको याद रखने पड़ेंगे। अप टू 20 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर, और उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर। ये वो जोन है जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं या हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आग से आपने कभी देखा होगा, कहीं मेला वगैरह चल रहा है तो उसके अंदर हॉट एयर बैलून एक चला देते हैं पब्लिसिटी करने के लिए, वो हवा में काफी ऊंचाई पर उड़ता रहता है। तो हॉट एयर बैलून जो होते हैं ये काफी हाइट तक जा सकते हैं, ठीक है। एरोप्लेन्स यहाँ तक उड़ सकते हैं, इस लेयर और इस लेयर के बीच में यहाँ पे एरोप्लेन्स उड़ते हैं। तो ये एक समझने वाली बात है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ट्रोपोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप यहां से चलिए, आप ये 0 है, 0 डिग्री से आगे चलेंगे तो प्लस में आएगा, ये प्लस में है, प्लस 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एवरेज लिया गया है, एवरेज औसत, ठीक है, से लेके -56.5 56.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर है। ये -56.5 को अपन ने कैसे दिखाया गया, ये रेड लाइन देख रहे हैं, ये रेड लाइन स्टार्ट हो रही है यहां पे, मान लीजिए ये है +15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इस लाइन को पकड़ा है, और ये कितना आ गया, 40 के आसपास आ गया। तो और भी आगे जा सकता है, ये -56.5 तक जा सकता है, यानी कि ये यहां तक आ सकता था ये लाइन, ठीक है। वो गलत नहीं मानी जाएगी, आप ये मत पकड़ लेना सर ये यहीं तक रहेगा, ये लाइन जो है वो यहां तक आ सकती है, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। फिर आप ऊपर चलेंगे, जैसे जैसे ऊपर चलेंगे वायुमंडलीय दाब कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। उस प्रेशर को अपन ने डिनोट कर रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन मिलीबार्स, एमबी, ये इसकी नापने की यूनिट है। या मिलीमीटर ऑफ मर्करी तो थोड़ा सा डिफरेंट यूनिट है मिलीबार्स के अंदर। तो ये देखिए आप, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे ऊपर चलते गए ये डिक्रीज होता जाएगा, और यहाँ आते आते ये ऊपर 0 आ जाएगा, बिल्कुल बहुत ही लो प्रेशर जोन में चलते जा रहे हो। जैसे जैसे ऊपर चलते जा रहे हो प्रेशर डिक्लाइन होता जाएगा। देख रहे हैं आप, ये डॉटेड लाइन ब्लैक रंग के मार्कर से जो मैंने शो कर रखी, ये प्रेशर को शो कर रहा है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी अर्थ की सरफेस से, प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। टेम्परेचर की अपन ने बात की, ट्रोपोस्फेयर में +15.5 से -56.5 डिग्री, और उसके बाद में ये वाला जो टेम्परेचर है, देखिए वापस से ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है ना। ये -56.5 से बढ़कर ये डिक्रीज होता होता, ये देखिए आप, ये 0 है और ये चला गया इधर प्लस की तरफ, ठीक है। ये रेंज है, इस टेम्परेचर रेंज में ये रहेगा, डिक्रीज होता हुआ,
पहले इंक्रीज, फिर डिक्रीज, देन अगेन डिक्रीज। ये देखना, ये डिक्रीज हो रहा है, माइनस में जा रहा है ना टेम्परेचर। ये रेड कलर का जो मार्कर है ये क्या शो कर रहा है अपने को? ये शो कर रहा है टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर वाला जोन है। यहाँ पे मेनली क्लाउड्स होते हैं, बादल। ठीक है, रेन्स जो होती हैं वो सारा एक्टिविटी वो यहीं से होती है। बिजली का कड़कना, लाइटनिंग, वो सारा यहीं पर होता है। उसके बाद में ये वो लेयर आ जाती है जहां पे अपन कहते हैं ओजोन। ओजोन लेयर ये इस वाले एरिया में है, और ये ओजोन अपने को पता है क्या काम कर रही है। ये जो सनलाइट आ रही है, सूर्य की किरणें जो पृथ्वी तक आती हैं, उनको एक सीमित मात्रा में आने देती है, पहला काम। दूसरा काम, अर्थ से टकरा कर ये जो लाइट रेज, ये जो हीट जो टकरा के वापस लौटती है, इसको जाने से ये रोक देती है। इसके कारण से पृथ्वी का तापमान निश्चित बना रहता है। अदरवाइज क्या होगा, एकदम से जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, है ना। टेम्परेचर्स जो है अर्थ के, उनके अंदर परिवर्तन आ जाएगा अगर अपन ओजोन लेयर को खराब कर देंगे तो। उसकी वजह से अपन उसमें नहीं जा रहे इस टाइम, वो टॉपिक अलग है। ठीक है, ये देखिए आप, टेम्परेचर में आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वापस से एक बार आते हैं। टेम्परेचर अर्थ की सरफेस पे +15.5 से -56.5, देन अगेन 20 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में जब आप चले तो 56.5 से अगेन ये -2.5 पे गया। देन जब अपन स्ट्रेटोस्फीयर से मेसोस्फीयर पे आए तो ये -2.5 से वापस से गया 86.5 तक, ये यहां तक आ गया। इसके ये और भी दूर जा सकता है, ये बता लेना, बिल्कुल ऐसे आ सकता है, इस रेंज में रहता है। और फिर बिल्कुल जब टॉप पे गया तो टेम्परेचर वापस से एक बार ये इंक्रीज हुआ। देखिए अब -86.5 से बढ़ के ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। अपन ने तो इसको 1000 और 800 के बीच में लाके रोक दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन ने हाइट जो शो की है वो 120 किलोमीटर तक की शो की है। थर्मोस्फीयर नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इसी एरिया में सैटेलाइट्स रहते हैं, स्पेसशिप्स रहते हैं, जिनकी सहायता से आज की तारीख में अपन कहते हैं साहब मौसम वैज्ञानिक जो है भविष्यवाणी करते हैं आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा। इस वाले हिस्से में खासतौर से उल्का पिंड, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं मीटेराइट्स वगैरह, वो इस वाले एरिया में आके वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म होते हैं, पृथ्वी तक आ नहीं पाते हो, क्योंकि घर्षण इतना ज्यादा होता है, फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता है कि वो रास्ते में ही नष्ट हो जाता है। जिसको अपन कहते हैं ना आसमान से आकाशीय तारा टूट रहा है, तो वो इस एरिया में आते आते वो खत्म हो जाता है, इसके आगे वो नहीं आ पाते। तो ये एक ब्रॉड आइडिया है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें अपन इनकॉर्पोरेट नहीं करें। एक पॉइंट और, ये ट्रोपोपॉज, पॉज का मतलब होता है रुकना, पॉज का होता है रुकना, ब्रेक। ठीक है, ट्रोपोपॉज, यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर खत्म हुआ तो ट्रोपोपॉज लेयर आया, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर खत्म हुआ तो स्ट्रेटोपॉज लेयर आया, यहाँ पे मेसोस्फीयर समाप्त हुआ तो मेसोपॉज आया। इस तरह से ये तीन, ये पॉज के नाम लिख रखे हैं ब्लू कलर की मार्कर से मैंने। ह्यूमन एक्टिविटीज आपको बता दिया ट्रोपोस्फीयर लेयर में होती हैं। तो इस ग्राफ को या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को, इसको दूसरे सही शब्दों में एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें एटमॉस्फेयर के विभिन्न क्षेत्रों को संक्षेप में वर्णित किया गया है, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे लिखना संभव नहीं है। लेकिन अपने को एमएससी लेवल पे इतना आना चाहिए कि अर्थ के ऊपर जो लेयर्स हैं उनका सीक्वेंस क्या है, पहली बात किस हाइट पर वो होती हैं, दूसरी बात हर लेयर की क्या फीचर्स हैं, खासतौर से रिगार्डिंग टेम्परेचर, तापमान, और दूसरा है रिगार्डिंग प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है। आप देखिएगा ये लिखा है आपको 200, ये 0 डिग्री, ये 0 मिलीबार्स है। जैसे जैसे आप इधर चलेंगे ये प्रेशर जो है ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है। जब हम बात करते हैं द प्रिंसिपल जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर, अर्थात वायुमंडल के विभिन्न जोन्स के बारे में, तो उसमें पृथ्वी के सतह के सीधे संपर्क में जो जोन है वो है ट्रोपोस्फेयर। जैसा कि अपन ने देखा कि ये लगभग सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, और
ध्रुवों पर अगर अपन पोल्स की बात करें तो इस स्तर की जो हाइट है कंपैरेटिवली कम है, मुश्किल से 8 किलोमीटर की इसकी हाइट होती है पृथ्वी की सतह से। एक पॉइंट तो आपको ये लिख के आना पड़ेगा अगर एग्जाम में आपको एक पॉइंट क्वेश्चन लिखना है। दूसरा है यहाँ पर होने वाली जो प्रमुख घटना है वो है क्लाउड फॉर्मेशन, बादलों का निर्माण, लाइटनिंग यानी कि बिजली का चमकना, थंडरिंग यानी कि वही आकाशीय बिजली और आंधी तूफान, थंडरस्टॉर्म, वो सारी घटनाएं इसी स्तर में होती हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि टेम्परेचर जो होता है, तापमान, वो पर किलोमीटर करीब 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाता है। और अपर लेयर में, ट्रोपोस्फेयर की जो अपर लेयर है उसमें ये 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की रेट से डिक्रीज होता हुआ -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और अंत में ये ट्रोपोस्फेयर एक नेक्स्ट लेयर के साथ मर्ज होती है, इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। पॉज का मतलब होता है रुकना, ठहर जाना। तो ट्रोपोपॉज के साथ में ये मर्ज हो जाती है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो आपको रिमेंबर रखना है। उसके बाद जो ट्रोपोपॉज के बाद में जो नेक्स्ट लेयर इमीडिएटली जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट है वो अर्थ की सरफेस से करीब 50 किलोमीटर अबव तक है। और यहाँ टेम्परेचर में राइज देखा गया है। देखिए पहले तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, आपने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन एन एवरेज अर्थ की सरफेस पर टेम्परेचर जो डिक्रीज होते होते -60 पे पहुंच गया। इस स्तर में वापस से टेम्परेचर राइज हुआ और ये राइज होता होता -60 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां आ गया, ये आ गया 0 डिग्री तक। ये जो टेम्परेचर में राइज है इसके पीछे जो मेन रीजन है, जो कारण है, वो क्या है कि इस स्तर में सन से आने वाली, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, यूवी रेज हैं, उनकी प्रेजेंस में ओजोन लेयर का निर्माण होता है या ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, ये वजह बन जाती है तापमान के बढ़ने की, -60 डिग्री से 0 डिग्री तक आ गए। और इसके बाद में वापस से एक लेयर आती है जो कि एक ट्रांजिशनल लेयर है, छोटी सी लेयर है, स्ट्रेटोपॉज के नाम से। ठीक है, इसके आगे का अपन देखते हैं। अब अपन बात करते हैं अगले स्तर की, मेसोस्फेयर। ये पृथ्वी के ऊपर जो अपन ने भी जिससे पहले जो स्तर पढ़ा था उसके ऊपर लगभग 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर की हाइट का स्तर है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर में और गिरावट आती है और ये जैसा अपन ने पढ़ा था अभी 0 डिग्री पहुंच गया था, -60 था, फिर -60 से 0 पे आया, फिर ये वापस फर्दर डिक्रीज, ये गिरावट आती है और ये -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, और इसके बाद में एक ट्रांजिशनल जोन है छोटा सा, मेसोपॉज, एंड उसके बाद में ये आयनोस्फीयर लेयर आ जाती है। अब नाम ही आयनोस्फीयर है तो इसके अंदर जो गैसेस होती हैं वो सन से आने वाली जो रेडिएंट एनर्जी है उसकी उपस्थिति में आयनाइज हो जाती हैं और वो गैसेस आयन के रूप में उपस्थित रहती हैं, इसीलिए इस स्तर का नाम है आयनोस्फीयर। वायुमंडल में उपस्थित जो वाटर वेपर है, जो जलवाष्प है, वो उसकी वायु की आर्द्रता, जिसको अपन ह्यूमिडिटी कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपन ने पढ़ी थी, वो निर्धारित करती है। सन से आने वाली रेडिएंट एनर्जी कितनी पृथ्वी पर पहुंचेगी वो भी उससे काफी हद तक प्रभावित होती है। और लाइट इंटेंसिटी, बादल है, आपने सबको पता है जब बादल होते हैं तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, तो ये लाइट इंटेंसिटी भी डिसाइड करती है वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प। ये एक ब्रीफ आइडिया हुआ कि ये पृथ्वी के सतह के ऊपर के जो अलग अलग जोन्स हैं उनको ब्रॉडली अपन ने 4 जोन्स में डिवाइड किया। और इसके ऊपर भी एक स्तर होता है, इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर बेसिकली किसी तरह की कोई लाइफ नहीं है, लाइफ तो खैर इनके अंदर भी कुछ भी नहीं होती, बट उसके अंदर बेसिकली हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह की जो बहुत लाइट गैसेस है वो होती हैं उसके अंदर, है ना। तो इसके ऊपर का लेयर है वो फिर एक्सोस्फेयर कहलाता है, जिसको अपन ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, जब
आप इकोलॉजिकल फैक्टर के फॉर्म में स्टडी करते हैं तो इसमें और भी कई चीजें इंक्लूडेड हैं, जैसे एयर में प्रेजेंट जो एनिमल्स हैं उस पे एयर का क्या इन्फ्लुएंस होता है, इस तरह के कई पॉइंट्स आते हैं इसमें। तो अपन ये जानते हैं कि जो पृथ्वी की सतह पर रहने वाले जो स्थलीय जंतु हैं उनको ये चैलेंज आता है कि वो पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, हाइट बढ़ती जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाता है और जो गैसेस हैं उनकी परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आता। दो बातें हैं, एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन एयर के कंपोजिशन में, वायु के संगठन में अधिक परिवर्तन नहीं आता। तो उस केस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर, उनका आंशिक दाब वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब जब प्रभावित होगा हाइट पे जाने से, तो नेचुरल है सतह पे रहने वाले जो जंतु हैं उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है, उनको दिक्कत आती है, सीधे बोले तो सांस लेने में तकलीफ होती है। तो अधिक समय तक वो बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं रह सकते क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है सतह पर रहने वाले जंतुओं में। इसी प्रकार से जो सतह का जल वो वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होकर जलवाष्प बनाता है और उससे जो निर्मित होती है जलवाष्प वो एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता है वो निर्धारित करती है। उसको अपन ने पढ़ लिया विस्तार से कि उससे क्या क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। ये सीजनल चेंजेस आते हैं, ह्यूमिडिटी जो होती है इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है एयर में। फिर आ जाता है कि बर्ड्स जो या इस तरह के मैमल्स जो कि फ्लाइट की कैपेसिटी रखते हैं जैसे बैट, तो उनके अंदर फ्लाइट एडेप्टेशंस होते हैं, जैसे कि विंग्स की प्रेजेंस, बॉडी स्ट्रीमलाइन होना और इस तरह के और कई अनुकूलन उनके शरीर में देखने को मिलते हैं, जिनको अपन अलग से टॉपिक है एक अडेप्टेशन, उसमें पढ़ाया जाता है। ये सारे इकोलॉजिकल फैक्टर के एंगल से देखने पर अपने को एयर में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक पॉइंट और है कि जब एयर बहने लग जाती है तो उसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं विंड। तो वो इकोलॉजिकली ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको अपन हम डिस्कस करते हैं विंड। अपन एक और इकोलॉजिकल फैक्टर को डिस्कस करते हैं, वो है विंड, बहती हुई वायु, जिसको अपन विंड का नाम दे देते हैं। ये बेसिकली प्लांट्स को ज्यादा अफेक्ट करती है एज कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स में तो अपन खासतौर से अगर विंड की बात करें तो बर्ड्स को ये या इंसेक्ट्स को अफेक्ट करती है विंड। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं कि प्लांट लाइफ को अधिक प्रभावित करती है, विशेषकर ऐसे प्लांट्स को जो कि समतल यानी कि प्लेन्स में उपस्थित होते हैं, समुद्री तटों पर उपस्थित होते हैं या फिर बहुत ज्यादा हाइट पे पर्वत श्रृंखलाओं पर उपस्थित होते हैं। खासतौर से विंड की जो वेलोसिटी है, हवा की जो गति है, जिस गति से हवा बहती है, वो किस बात पर निर्भर करता है? वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी उस प्लेस की भौगोलिक स्थिति यानी कि ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है। क्या वो इक्वेटर है जहां पे तेज हवा बहेगी, या वो पोल है, ध्रुव है, जहां पे हवा कंपैरेटिवली थोड़ी सी धीमी बहेगी। इस तरह से खासतौर से वहां की टोपोग्राफी, लोकेशन कैसी, बहुत उतार चढ़ाव है, प्लेन है, घाटी है ना, इस तरह से वो कहलाती है वहां की टोपोग्राफी। उस पर निर्भर करता है, वहां की वेजिटेशन पर निर्भर करता है, वहां पे प्लांट्स हैं या झाड़ियां हैं या घास है, उस बात पर निर्भर करता है कि हवा किस तरह से है, समुद्र तट से कितनी दूर वो जगह है। ये सारे फैक्टर्स वो हैं जो क्या निर्धारित कर रहे हैं, विंड की वेलोसिटी, बहने वाली हवा की गति निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आता है अपन, एयर का जो मूवमेंट होता है, हवा की जो गति होती है, वो सब जानते हैं अपन कहां से कहां बहती है। वो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ बहती है, उच्च दाब से निम्न दाब वाले स्थलों की तरफ हवा का फ्लो रहता है ना। और जब लो प्रेशर जोन बन जाता है तो वहां पे हीटिंग, ह्यूमिडिटी, इस तरह के फैक्टर ज्यादा होता है, तो रेनफॉल एकदम से तेज हो सकता है। लो प्रेशर जोन के कारण आंधी तूफान और सब आ जाते हैं। कई एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि जो एयर का मूवमेंट है उच्च दाब से जब निम्न दाब वाले क्षेत्रों में होता है, तो ये दाब का ये जो अंतर होता है, प्रेशर में जो डिफरेंस है, ये बेसिकली डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से होता है, जिसके कारण मैंने बताया कहीं गर्मी ज्यादा कहीं गर्मी कम। ये ह्यूमिडिटी और गर्मी दोनों एक साथ चलते हैं। अपन देखते हैं कि साहब बारिश के बाद उमस हुई और उमस के बाद फिर एक बार तेज बारिश आ गई, लो प्रेशर जोन बना, फिर क्लाउड्स आए, फिर रेनफॉल हो गया।
फिर लो प्रेशर जोन बना, फिर तेज हवा आई और फिर बारिश। तो ये लो प्रेशर जोन जो होता है ये आंधी तूफान बारिश ये सब के लिए जिम्मेदार होता है और ये हीटिंग के कारण होता है। अपन जानते हैं गर्मियों के बाद फिर वर्षा का सीजन आता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एयर का। एक और पॉइंट मैंने मेंशन किया है, जो इक्वेटोरियल रीजन्स होता है। इक्वेटोरियल रीजन्स आप सब जानते हैं, जैसे ये पृथ्वी गोल है ना, तो ये तो हो गया इक्वेटोरियल रीजन, ये बीच वाला क्षेत्र की बात हो रही है। यहाँ पर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, इसकी तुलना में अधिक हीट रहती है। नेचुरल है, सूरज की किरणें सीधी बीच में पड़ती है, तो ये हीटिंग यहाँ पे अधिक होती है। हीटिंग अधिक होगी तो यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा। यहाँ पे तो आपको पता है बर्फ जमी रहती है, तो एयर जो होती है वो कम ऊंचाई वाले स्थानों से लो प्रेशर के कारण से ये पोल से इक्वेटर की ओर बहती है, यानी कि एयर का जो फ्लो होगा वो हमेशा पोल से इक्वेटर की तरफ होगा। टेम्परेचर का और टोपोग्राफी दोनों इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे तापमान कम है, दक्षिण ध्रुव है साउथ पोल, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे भी कम तापमान, साउथ पोल पे भी कम तापमान, यहाँ पे बीच में इक्वेटर पे पूरी धूप आ रही है, तापमान अधिक है। तो अधिक तापमान वाले क्षेत्र में ये एयर मूव करेगी और इस एयर के मूवमेंट के कारण से यहाँ की इकोलॉजी इन पोल की इकोलॉजी से टोटली डिफरेंट होती है। जब अपन विंड के प्लांट्स पे इफेक्ट को स्टडी करते हैं तो ये फिजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल सब तरह के इफेक्ट शो करता है। हालांकि अपन जूलॉजी के एंगल से इकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को ब्रीफ में टच किया जाना जरूरी है। अब जैसे हम प्लांट्स पे फिजिकल इफेक्ट पढ़ें तो बहुत तेज गति की हवा जो होती है वो प्लांट्स को डैमेज कर देती है, क्षतिग्रस्त कर देती है। ठीक है, प्लांट्स के जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उनके अपरूटेशन हो जाता है, जड़ समेत उखड़ जाते हैं, या बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं जो उनकी प्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि इसको बड़े बड़े ट्रीज को विंड की वेलोसिटी कम करने के लिए यूज किया जाता है। घने जंगलों में बहुत तेज आंधी तूफान का बहुत ज्यादा असर नहीं होता, हालांकि ऐसा रेयरली होता है कि असर नहीं होता, लेकिन देखा भी गया है कि वो हवा की जो तीव्रता होती है, बहुत घना अगर जंगल है तो हवा की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो हवा को पेड़ रोक लेते हैं कुछ हद तक। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन होता है, अपन उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो अपन ने क्या किया कि अपने ह्यूमन बीइंग के आसपास के जो गार्डन्स हैं, बगीचे हैं, मकान है, खेत खलिहान है, जंतु के आश्रय स्थल है, वहां पे आसपास अपन बड़े बड़े पेड़ लगा रहे हैं, ताकि तेज हवा से होने वाली संभावित क्षति जो है उससे कुछ हद तक अपन बच जाते हैं। तो ये हवा का सीधा इफेक्ट है। दूसरा जो पॉइंट है वो है डिफॉर्मेशन। अपन ये देखते हैं कि सब समुद्र का किनारा है, वहां पे तेज हवा चल रही है, तो वहां पता लगा प्लांट्स में वहां के जो ट्रीज हैं उनके अंदर परमानेंट डिफॉर्मिटी हो जाती है। डिफॉर्मिटी का मतलब ये कि परमानेंट प्लांट जो है वो तिरछे उगेगा, मतलब सीधा उगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये उगा, जब तेज हवा चली थी, वो प्लांट तिरछा हो गया, उसकी ग्रोथ भी फिर तिरछी रहती है फिर वो। तो ये एक डिफॉर्मिटी है उसकी, उसके अंदर जो स्टेम है वो टेढ़ा हो जाता है। सॉइल का इरोजन हो जाएगा, बहुत तेज हवा चलेगी तो मिट्टी उड़ जाएगी, तो मिट्टी उड़ेगी तो क्या होगा, जड़ें वो सामने आ जाएंगी, तो रूट जो होती है जब वो सामने आ जाएगी तो नेचुरल प्लांट की जो स्ट्रेंथ है, जो मिट्टी से पकड़ है, वो वीक हो जाती है। तो ये एक उसका ड्रॉबैक है। इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट्स हैं, खासतौर से जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं प्लांट के, जिनको हम फ्लावर्स कहते हैं, फ्रूट्स कहते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट जो हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। फ्लावर्स इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स भी इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको वो तेज हवा डैमेज कर देती है। तो टोटली अगर अपन देखें तो ये तेज विंड जो है ये नुकसान पहुंचाती है, प्लांट की उत्पादकता, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है उसको ये रिड्यूस कर देगी। ठीक है।